हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएनए। और इस वीडियो लेक्चर में डीएनए के बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, आपका डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो आज हम लोग डीएनए स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं फिर। डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया था। ठीक है, तो इसमें डीएनए डिस्कवर्ड बाय माइस्टर साहब ने ही क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड का भी डिस्कवरी किया था। और माइस्टर साहब ने ही, फ्रेडरिक माइस्टर ने डीएनए का भी डिस्कवरी किया। ओके, इसके बाद डीएनए टर्म, ठीक है, टर्म डीएनए गिवन बाय जैकारिस। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट है, जैकारिस साहब ने टर्म डीएनए दिया था। ठीक है, अब ये 2 बात यहाँ पे हम लोगों ने किया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम आपका बना हुआ है। ठीक है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझेंगे बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस डायग्राम से ही आपका बहुत सारा क्वेश्चंस इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, तो जनरली हम लोग डीएनए को कैसे देखते हैं, तो इस तरह से ये डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, ये डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है। उसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये स्ट्रक्चरल एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। और उसके अंदर देखा है कि ये जो लाइनिंग है, ठीक है, स्पाइरल क्वाइलिंग ये जो हुआ है दोनों स्ट्रैंड के बीच, इस तरह का क्वाइलिंग यहाँ पे कैसे फॉर्म करता है, कैसे ये रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली तो यहाँ पर उसी स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले एक नाम और याद आता है आपका, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, इन 1953। ठीक है, क्या बताया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक साहब ने। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर इस डीएनए के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। ठीक है, तो ढूंढते हैं फिर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या देख रहे हैं, शुगर देख रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने पेंटोज शुगर के बारे में बात किया, राइबोज शुगर के बारे में बात किया है। ठीक है, ये राइबोज शुगर है और इसका पोजीशन भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इसका पोजीशन भी डिस्कस किया था कि ये पोजीशन इसका क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 4 एंड 5 CH2 जहां पे रहेगा। ठीक है, CH2OH ये वाला जो पोजीशन हो जाएगा, ये 5 पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं राइबोज शुगर के केस में। ठीक है, तो यहां पर वही बात कर रहे हैं कि ये जो राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है। और यहां पर देख रहे हैं क्या हम लोग कि ये क्या है, कौन सा पोजीशन हो गया, 4 पोजीशन। ठीक है, 5 पोजीशन, सॉरी 5 पोजीशन। ठीक है, तो 5 पोजीशन से यहां पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। ठीक है, इसका फर्स्ट पोजीशन, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब प्यूरिन रहेगा तब कौन से पोजीशन से अटैच होगा, और जब पैरामिडीन होगा तब कौन से पोजीशन से अटैच होगा।
तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 और 9 के बीच में ये अटैचमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि एडेनिन एंड थाइमीन के बीच, ठीक है, किसके किसके बीच, एडेनिन एंड थाइमीन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, दिख रहा है एडेनिन एंड थाइमीन के बीच डबल बॉन्ड। अब उसी तरह से यहाँ पर अगर बात कर लें कि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, कितना बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये स्लैश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद यहाँ पर मेनली एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डीएनए है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल रन करता है, एंटी पैरेलल रन करता है। ठीक है, तो सपोज यहीं पर हम लोग देख लें कि ये 5 प्राइम पोजीशन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम पोजीशन हो जाएगा, और ये 3 प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड क्या करता है, रन करता है 5 to 3 डायरेक्शन, और एक स्ट्रैंड रन करता है 3 to 5 डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये अपोजिट क्यों रन कर रहा है, एंटी पैरेलल क्यों होता है डीएनए। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर समझते हैं क्यों एंटी पैरेलल होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो पोजीशन है दोनों नाइट्रोजन बेस का। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है आपका, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, और जब उसका पोजीशन फिक्स होगा तो ये जब बाइंड करेगा किससे, शुगर कंपाउंड से। ठीक है, तो शुगर कंपाउंड से जब ये बाइंड कर रहा है तो ये हमेशा कहाँ पे, 1 पोजीशन पे आकर बाइंड करेगा। तो 1 पोजीशन इसका होने के लिए शुगर कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको शुगर इस तरह से है, यहाँ पे शुगर दिख रहा है आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के बीच एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही अटैच होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। दूसरा एक और रीजन आता है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट भी आपका क्या होगा, फिक्स्ड पोजीशन पर ही जाकर ये अटैच करेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 5 प्राइम पोजीशन, ये इसी शुगर कंपाउंड का ये वाला पोजीशन कौन सा हो गया, 3 प्राइम पोजीशन। ठीक है, तो एक डायरेक्शन आपका हो गया 5 to 3। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका 3 to 5। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, कि एक रूल इसके अकॉर्डिंग दिया गया, डबल हेलिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें यह बताया गया कि जो प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स का जो नंबर होता है, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स का जो नंबर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, मीन्स एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल्स टू थाइमीन प्लस साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन प्लस ग्वानिन एंड थाइमीन प्लस साइटोसिन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दोनों स्टैंड में जब इसको काउंट करेंगे तो वो इक्वल इन नंबर होगा। मीन्स प्यूरिन इक्वल्स टू पैरामिडिन। ठीक है, इसको क्या बोला गया, तो इसको बोला गया क्या, चारगप्स रूल। चारगप्स रूल। ठीक है, तो चारगप्स रूल में यही बताया गया कि भाई ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो प्यूरिन एंड पैरामिडिन का जो नंबर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। एक बात और यहां पर ये कर लेंगे कि एडेनिन प्लस ग्वानिन एंड थाइमीन प्लस साइटोसिन का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर एडेनिन थाइमीन का
नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पर एडेनिन थायमिन का रेशियो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहां पर उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एडेनिन प्लस थायमिन, ठीक है, ग्रेटर देन ग्वानिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, तो एडेनिन और थायमिन का यहां पर क्या है, नंबर ज्यादा है। ठीक है, किससे, ग्वानिन एंड साइटोसिन से। ठीक है, तो इस तरह का जो डीएनए होता है इसको क्या बोलते हैं, एटी टाइप डीएनए, टाइप डीएनए। और ये प्रेजेंट कहां पे होगा, ये कहां पे मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन और यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, कि ग्वानिन प्लस साइटोसिन मोर रिच होगा, ठीक है, एडेनिन एंड थायमिन से। ठीक है, इस तरह के डीएनए को क्या बोल देंगे, जीसी टाइप डीएनए बोल देंगे, जीसी रिच डीएनए बोल देंगे। ठीक है, ये बात हो गया। ये डीएनए आपको कहां पर मिलेगा, तो ये डीएनए मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ये कहां पे मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन क्या होता है। ठीक है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। ठीक है, तो यहां पर डी नेचुरेशन, पहले डीनेचुरेशन क्लियर करेंगे कि डीनेचुरेशन क्या है। तो डी मीन्स लॉस। ठीक है, नेचुरेशन मीन्स नेचर, क्या लॉस कर रहा है, नेचर लॉस कर रहा है। ठीक है, तो नेचर लॉस कर दिया। नेचर लॉस करने का मीनिंग क्या हुआ, तो अगर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल अगर है और उसको क्या किए 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किए। ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किए, हीट किए। ठीक है, तो इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ब्रेक ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर गया। अब ये क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड सेपरेट। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डीनेचुरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, रीनेचुरेशन मीन्स सिंपली क्या बोलेंगे कि दोनों स्ट्रैंड वापस फिर से क्या होगा, बाइंड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, रीनेचुरेशन। ठीक है, तो रीनेचुरेशन में क्या होगा, both strand joined by हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू
लो टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, रीनेचर्ड कर जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं हाइपर क्रोमेसिटी, ठीक है। तो हाइपर क्रोमेसिटी के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हाइपर क्रोमेसिटी होता क्या है, व्हाट इज हाइपर क्रोमेसिटी। तो एट द टाइम ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए ड्यू टू हीटिंग and more amount of light absorbed by DNA, such phenomena is called hyperchromacity, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो यहां पर इसको इंडिकेट कर सकते हैं when denaturation of DNA by denaturation of DNA by heat at that time DNA absorb more amount of light, such phenomena is called hyperchromacity, ठीक है। तो when denaturation of DNA by heat at the time of DNA absorb more amount of light, such phenomenon is called hyperchromacity, ठीक है। तो ये बात हो गया। इसी तरह से हाइपोक्रोमेसिटी हो जाएगा, हाइपोक्रोमेसिटी, ठीक है। तो हाइपोक्रोमेसिटी में क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। व्हेन denatured DNA cool slowly, at that time DNA absorb less amount of light phenomena called hypochromacity, ओके। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट किया डीएनए के रिगार्डिंग, ठीक है। और डीएनए में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू।